नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BSTC मिशन बैच की हिस्ट्री की सेकंड क्लास में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था इतिहास क्या होता है और इतिहास के स्रोत हमने पढ़े थे। इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। अब जब राजस्थान का इतिहास शुरू करना था तो हमने पहले बात की थी कि राजस्थान का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राचीन काल के इतिहास से। प्राचीन काल के अंदर हमें मुख्य रूप से क्या पढ़नी है? सभ्यताएं। राजस्थान के अंदर कौन सी प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती है, उनके बारे में हमें केवल अध्ययन करना है। तो राजस्थान के इतिहास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम मानव की विकास यात्रा को जानते हैं, जिससे क्या होगा ना कि हमें ये आगे की जो चीज़ें हैं, ये जो सभ्यताएं कैसे विकसित हुई है, कैसे मानव धीरे धीरे पहले पत्थर इस्तेमाल करता था, फिर पत्थर के बाद तांबे को इस्तेमाल कर रहा है, फिर कांसे को, फिर लोहे को, ये सब हुआ कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि मानव जो था, मानव का मानसिक विकास जैसे हुआ वैसे उसके जीवन में क्या है, बदलाव आने लगा। आदि मानव जो था, जो सबसे पहले मानव था, वो अपनी जिंदगी जानवरों के जैसी जीता था, बिल्कुल जानवरों जैसी। जैसे आज जानवर जीते हैं, जानवर क्या करते हैं? खाया, पिया और सो गया। तो ऐसी ही जिंदगी हमारा आदि मानव भी जीता था। वो भी खाता था, पीता था और सो जाता था। खाने के लिए शिकार पे निकलता था, शिकार किया, खाया, सो गया। तो यही एक जिंदगी थी। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहना, ना कोई टिके रहना, ना कोई घर, ना कोई परिवार, ना किसी से कोई लेना देना, बस अपना काम किया और जिंदगी काटना। अब ये जो जिंदगी थी वो एकदम घुमंतु प्रकार की जिंदगी थी और बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी थी। अब हुआ क्या कि इंसान जो था, अब इंसान के पास मानसिक क्षमताएं थी, इंसान का जो दिमाग था या आदि मानव का जो दिमाग था उसका उसने उपयोग करना शुरू किया। अब मानव की विकास यात्रा शुरू कैसे हुई? आखिरकार कैसे इंसान वास्तव में तकनीक का विकास करने लग गया और कैसे धीरे धीरे इतनी बड़ी सभ्यताओं का उसने निर्माण कर दिया। अब इंसान पहले जो अपना पेट भरता था वो शिकार के थ्रू भरता था। जो जानवर उसे मिला उसे मारा और मार के खा लिया और काम खत्म। अब हुआ क्या, जब वो इंसान शिकार करता था, पहले आदि मानव जब शिकार करता था तो वो हाथों से ही करता था। जैसे हम देखते हैं शेर क्या करता है, हिरण को देखता है, उसके पीछे दौड़ता है और उसको पंजे से मार के फिर उसे खा लेता है। तो इंसान भी शुरुआत में जब शिकार करता था ऐसे ही करता था, अपने हाथों से अपने शिकार को पकड़ता था, चाहे भेड़िया हो, चाहे हिरण हो, चाहे कोई शेर भी हो सकता था। तो जो भी जानवर होता था उसे हाथों से पकड़ता था, उसे हाथों से ही चोट मार के उसे मारने की कोशिश करता था। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, अचानक से इंसान जब आदि मानव जब शिकार कर रहा था तो उसके पास कोई बड़ा पत्थर पड़ा था, पत्थर उठा के अपने शिकार के सर पे मार दिया, पत्थर उठा के अपने शिकार के सर पे मार दिया। अब जब उसने ऐसा किया तो जो शिकार था वो एक चोट में ही खत्म हो गया। जब उसने ऐसा किया तो शिकार जो था वो एक चोट में ही खत्म हो गया और यहीं से मानव की क्या है, दिमाग की बत्ती जलने लग गई। अब उसने ये देखा कि उसके चारों तरफ जो चीज़ें पड़ी है, जो पत्थर के टुकड़े थे, उनका वो कुछ न कुछ उपयोग कर सकता है। तो शुरुआत में पहली बार ऐसा ही हुआ कि इंसान ने ऐसे ही कहीं शिकार कर रहा था तो पत्थर उठा के एक जानवर के सर पे मारा तो जानवर वहीं चित्त हो गया। तो इंसान को बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो एक में काम चल गया। अब ऐसे ही इंसान ने पत्थर को क्या है, सबसे पहले पत्थर को फिर धीरे धीरे और कामों में इस्तेमाल करने लगा। जैसे अब उसने शिकार किया तो मांस को काटना है, उसके लिए काम में लेने लगा। पेड़ की छाल उतारनी है, ठंड लगती थी तो पेड़ की छाल उतार के वो पहनता था, खाल पहनता था, तो उनको काटने में काम में लेने लगा पत्थर का।
तो ऐसे ही इंसान की विकास यात्रा या इंसान का जो वांशिक विकास हुआ, वो पत्थर को देखा, पत्थर को इस्तेमाल करना उसने शुरू किया। तो इसी युग में जब मानव, आदि मानव जब पत्थर का इस्तेमाल करता था, पत्थर के उपकरण बनाता था, पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था और उससे ही अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाता था, तो वो युग कहलाता था अपना पाषाण युग। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो ऐसा युग जब मानव जो था वो पत्थरों का काम में लेता था, पत्थरों के औजार, पत्थरों के उपकरण, उनसे अपने जीवन को क्या है थोड़ा आसान बनाता था, या पत्थरों की क्या तकनीकी का विकास करता था। जैसे उदाहरण मैंने अभी दिया, शिकार कर रहा था, तो शिकार को पहले क्या है हाथों से मार रहा था, अब उसने क्या है कि पत्थर से मारा, तो काम आसान हो गया। तकनीक क्या होती है? तकनीक यही होती है, जो काम आप कर रहे होते वो काम आपका आसानी से होने लग जाता। ठीक है, जैसे मेरा एक 100 किलो का वजन है, 100 किलो की गेहूं की बोरी है, मुझे उठानी है, मैं हाथ से उठाऊंगा तो मुझे क्या है बहुत तकलीफ होगी। उसी की जगह मैं क्रेन ले आता हूँ तो क्रेन से बहुत आसानी से उसको उठा लेता हूँ। तो ये तकनीक होती है। तकनीक क्या करती है? आपके काम को आसान बनाती है। तो मानव जो पहले शिकार करता था हाथों से, उससे बहुत टाइम भी लगता था और बहुत तकलीफ भी हो जाती थी, कई बार घायल भी हो जाता था, खुद की जान भी चली जाती थी। लेकिन अब क्या हो, पत्थर से उसका काम थोड़ा आसान हुआ। तो यहाँ से तकनीक का विकास होने लगा। तकनीक का विकास होने लगा मतलब मानसिक विकास होने लगा। ठीक है, तो वो युग जब मानव ने पत्थरों से बने उपकरण बनाना शुरू किए, तो वो युग क्या कहलाने लगा? पाषाण युग। अब पाषाण युग के बाद में धीरे धीरे मानव अब समझ चुका था कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी को क्या है बेहतर कर सकता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंसान क्या है फिर एक और चमकीले टुकड़े के संपर्क में आया, वो था तांबे का टुकड़ा। अब जो पत्थर होता था ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, पत्थर भुरभुरा होता है, ज़्यादा चोट मारने से टूट जाता है। तो अब ऐसा ही एक चमकीला टुकड़ा उसे मिला। वो चमकीला टुकड़ा क्या आसानी से टूटता नहीं था और तीखा भी हो जाता था। तो इंसान का काम उससे और आसान होने लगा। और ये चमकीला जो टुकड़ा उसे मिला था, ये मिला था तांबे का टुकड़ा। तो अब इंसान जो पत्थर का इस्तेमाल करता था, अब साथ में इन तांबे के टुकड़ों को भी इस्तेमाल करने लगा। तो अब मानव का युग जो था, जहाँ वो पहले पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण इस्तेमाल करता था, अब वो किसके उपकरण इस्तेमाल करने लगा? आपके तांबे के। तो अब उसका युग क्या हो गया? ताम्र पाषाण युग। मतलब पहले केवल पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था अपने औजारों को और उपकरणों को बनाने में, अब तांबे का भी इस्तेमाल कर रहा है। ताम्रपाषाण युग के बाद फिर मानव के अंदर फिर अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, फिर अचानक से उससे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी काम को और आसान करता है। अब कांस्य जो होता है, कांस्य जो होता है एक मिश्रित धातु होती है। कांस्य जो होता है एक मिश्रित धातु होती है। अब हुआ क्या होगा कि जब पहले तांबे का इस्तेमाल कर रहा था, अब तांबा कहीं गर्म पड़ा होगा तो तांबे के अंदर कहीं गलती से उसके टिन गिर गया, तो टिन और तांबे का जो मिश्रित धातु बनती है वो बनती है कांसा। अब कांसा जो होता है ये तांबे से और मजबूत होता है और ज़्यादा उसके कामों में उपयोगी होने लगा। तो इससे क्या हुआ, एक नए युग का, मानव के विकास का एक नया युग शुरू हुआ, वो कांस्य युग। फिर ऐसे ही मानव ने धीरे धीरे कांस्य के बाद लोहा ढूंढा और लोहे का भी इस्तेमाल अपने जीवन में करने लगा। तो अब वो हो गया लोह युग। तो मानव के जीवन में जो विकास यात्रा रही है उसमें उसने 4 धातुओं या 4 प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया था। तो उसकी वजह से धीरे धीरे आज का जो मॉडर्न जमाना हुआ वो बना। तो ये पूरा मानव के विकास यात्रा जो है हम पाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग में, कांस्य युग में और लोह युग में बांट सकते हैं। अब हमें इनके बारे में जो जानना है, जो हमारे राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जो किन किन कालों में कौन कौन सी मिली है, हमें उनका अध्ययन करना है। ठीक है, यह जो
सभ्यता भारत में मिली है वो अलग है, और जो राजस्थान में मिली है वो अलग है। वैसे है भारत की ही, राजस्थान की जो जगह है वो है भारत में ही, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में इनका अध्ययन करें। तो राजस्थान के अंदर जो पाषाण युग की स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, वो कौन कौन से हैं? एक है बागोर और दूसरा है तिलवाड़ा। बागोर जो है भीलवाड़ा में स्थित है और तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद अपनी ताम्र पाषाण युग की स्थल, पुरातात्विक स्थल आएंगे। उसमें अपने सबसे पहले पढ़ेंगे अपने आहड़ और दूसरा आ जाएगा अपने गणेश्वर सभ्यता। अब आहड़ जो है यह उदयपुर में स्थित है। आहड़ नदी का भी एक नाम है जो बेड़च के रूप में भी जानी जाती है। तो आहड़ जो है वो उदयपुर में, गणेश्वर जो है वो सीकर जिले में स्थित है। यह दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे हमें तांबे के उपकरण, तांबे के औजार बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। इसलिए माना जाता है कि ये ताम्र पाषाण युग के या ताम्र युग के स्थल है। इसके बाद कांस्य युग। कांस्य युग में जो सबसे प्रमुख है वो है कालीबंगा, पीली बंगा। वैसे दोनों एक ही सभ्यता से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन इनमें क्या है, दो अलग स्थल है। एक तो कालीबंगा स्थल और दूसरा पीली बंगा स्थल। अब इसके बाद जो लोह युग है, लोह युग में राजस्थान के अंदर जो स्थान है वो है बैराठ, वो है बैराठ। तो राजस्थान के संदर्भ में जो प्रमुख स्थल है वो है बागोर, तिलवाड़ा जो पाषाण युग से, इसके बाद ताम्र पाषाण युग से अपने आहड़, गणेश्वर, फिर कांस्य युग से अपना कालीबंगा, पीलीबंगा, और इसके बाद अंत में अपना लोह युग से अपना आ जाएगा बैराठ। तो अब दोस्तों हमारे सामने जो मुख्य पुरातात्विक स्थल है कि प्राचीन सभ्यताएं हैं वो यह केवल 7 हैं जिनका हमें अध्ययन करना है अच्छे से। परीक्षा में इनसे जुड़े हुए सवाल कभी पूछ लिए जाते हैं। अब जो पुरातात्विक स्थल है इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें जो हमें जाननी है वो क्या क्या है। एक तो ये किस स्थान पर स्थित है, जैसे बागोर है तो किस जिले में स्थित है। दूसरा किस नदी के किनारे स्थित है, ये बात भी ध्यान रखनी, किस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में यहाँ पे उत्खनन कार्य जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। नदी किस जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, और इनका उत्खनन कार्य किसने किया, और इनके साथ में इनकी विशेषता है कि इस स्थान से जो हमें उपकरण मिले, जो चीज़ें मिली है, उनसे क्या महत्वपूर्ण बातें हमें पता चलती है। तो केवल ये 4 चीज़ें हैं जिन पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक तो किस स्थान पर है, किस नदी के किनारे है, उत्खननकर्ता कौन सा है, और कुछ विशेषता है, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है कि हमें इनको याद कैसे रखना, ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग में लगी थी आग, ताम्रपाषाण युग में क्या लगी थी, आग। तो आ से आहड़ हो जाएगा, ग से क्या हो जाएगा, गणेश्वर। तो ताम्रपाषाण युग में लगी थी आग, तो आग से स्पष्ट हो जाएगा, याद रखने के लिए बहुत आराम से। अब कांस्य में का आ रहा है, कालीबंगा में का आ रहा है, तो यहां से ये हम याद रख सकते हैं कि कालीबंगा किस युग की पुरातात्विक स्थल है, तो वो कांस्य युग का। अब कालीबंगा जैसा है वैसा ही पीलीबंगा भी है, इससे ये बहुत आसानी से अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद लोहा जो है, तीसरा जो है लोहा। लोहा क्या होता है, भारी होता है। तो लोहे को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे ही लोहा क्या है, अपने पानी में बैठ जाता है। तो यह लोहे से बैठना याद हो जाए। अब बची जो 2 होगी वो क्या होगी, पाषाण युग की, ठीक है। ताम्र पाषाण युग में लगी आग, कांस्य से कालीबंगा हो गया, लोहा जो है बैठ जाता है, तो बैराठ, ठीक है। अब आपको याद रखने में भी बहुत आसानी रहेगी। अब हम शुरू करते हैं पाषाण युग से। तो सबसे पहले कौन सा आता है अपना, बागोर। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था, बागोर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, और इसकी कुछ विशेषताएं। तो यह महत्वपूर्ण 4 बातें जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये किस स्थान पर स्थित है, यह है अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा शहर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पे यह स्थान स्थित है। इसके बाद ये किस नदी के किनारे है,
तो यहाँ जो नदी आती है वो आती है कोठारी नदी। ये ध्यान रखना है महत्वपूर्ण। बागोर सभ्यता स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज आती है कि इस स्थान का उत्खनन किसने किया था। उत्खनन करने वाले हैं डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। अब हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जो थे, इन्होंने राजस्थान के अंदर 2 पुरातात्विक स्थल खुदाई की थी। एक तो बागोर है, दूसरा इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तिलवाड़ा। तो जो पाषाणकालीन सभ्यता स्थल जो रहे हैं उनका उत्खनन किन्होंने किया है? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। अब चौथी महत्वपूर्ण बात, इस स्थान की विशेषता। अब विशेषताओं में यहाँ महत्वपूर्ण चीज आती है कि यहाँ जो मकान मिले हैं वो मिले हैं पत्थरों के। अब पाषाण युगीन सभ्यता है तो लोग उस समय पत्थर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ मकान भी जो मिले हैं वो ज़्यादातर किनके मिले? पत्थरों के। अब इंसान जो है पहले प्राचीन काल में मकान बनाने के लिए या तो पत्थर इस्तेमाल करता था या ईंटें जो वो मिट्टी से बनाता था। तो ईंटें 2 प्रकार की होती थी, एक तो कच्ची ईंटें और एक पकी हुई ईंटें। अब ये हम आगे देखेंगे कालीबंगा सभ्यता, तो वहाँ भी क्या है? ईंटों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ किस प्रकार के मकान बनते थे? पत्थरों के। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर से। तो सबसे प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर से। तो दोस्तों स्पष्ट है, स्थान बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। ये किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन इनका किनके द्वारा हुआ था? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा, VN मिश्र द्वारा। ये पूना यूनिवर्सिटी से आए थे, राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर इन्होंने पुरातत्व विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसके बाद यहाँ जो मकान बनते थे वो पत्थरों के, और यह वो स्थान है जहाँ राजस्थान में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें मिले। इसके बाद दूसरी जो स्थान आता है राजस्थान में, दूसरा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा का आपने नाम सुना होगा मल्लीनाथ जी के नाम से भी। मल्लीनाथ जी जो एक लोक देवता है और उनके नाम से एक बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है। आप सब लोगों को ध्यान होगा, एक मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है उनके नाम से, वह मारवाड़ के शासक थे। तो जब वो राजा बने थे तो उस समय एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया था। तब दूर दूर से बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हुए थे। तो उसी समय से एक मेले की शुरुआत हुई थी, पशु मेला। आज भी ये पशु मेला यहाँ तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो चैत्र माह में लगता है। तो अब दोस्तों तिलवाड़ा देखते हैं, तिलवाड़ा की स्थान। तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में यह पंचपदरा तहसील में स्थित है। आपको अगर याद हो, आपको अगर ध्यान हो, आपने नाम सुना होगा पंचपदरा झील। राजस्थान में एक खारे पानी की झील है। तो तिलवाड़ा जो स्थित है वो पंचपदरा तहसील बाड़मेर जिले में स्थित है। अब यहाँ पर जो है नदी है, नदी आती है अपनी लूणी नदी। कौन सी नदी आती है? लूणी नदी। लूणी नदी के किनारे यह तिलवाड़ा स्थित है। अब यहाँ के उत्खननकर्ता भी कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर VN मिश्र। अब यहाँ की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें अग्नि की वेदिकाएं मिली हैं और साथ ही साथ में कुछ पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ के लिए जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, एक तो पशुपालन के साक्ष्य
और एक अग्नि वेदिका के साक्ष्य। अग्नि वेदिका के साक्ष्य मतलब अग्नि कुंड जो होता है जिसके ऊपर बैठ के हम ये यज्ञ करते हैं, तो उसे अग्नि वेदिका बोला जाता है। तो तिलवाड़ा स्थान कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। और यह उत्खनन किनके द्वारा हुआ है? VN मिश्र द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, हमें महत्वपूर्ण रूप से पशुपालन के साक्ष्य मिले और अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों यह पाषाण युग की जो 2 महत्वपूर्ण स्थल थे वो हुए अपने पूरे। अब आते हैं अपन कांस्य युग की सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा सभ्यता पर। तो दोस्तों अब कालीबंगा स्थल, कालीबंगा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 प्रमुख स्थल थे, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, और तीसरा जो था अपना कालीबंगा। और यह जो है अपनी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से हमें करना है। तो अब सबसे पहले यह किस स्थान पर स्थित है? तो स्थान है इसका हनुमानगढ़ जिला। यह हमारे BSTC की परीक्षा में कम से कम 2 बार यह पूछा जा चुका है कि यह कालीबंगा किस स्थान में, किस जिले में स्थित है। इसके बाद ये किस नदी के किनारे आता है? इसकी जो नदी है वो आती है घग्गर। अब घग्गर जो है प्राचीन काल के अंदर सरस्वती नाम से जानी जाती थी। आज इसको हम कहते हैं घग्गर, लेकिन प्राचीन काल में इस नदी का नाम क्या था? सरस्वती। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब हमने पहले देखा था कि उत्खनन की इसका खोजकर्ता, कालीबंगा का खोजकर्ता कौन था? कालीबंगा स्थल के जो खोजकर्ता थे अपने अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अब इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहला स्थल जहां पे उत्खनन का कार्य किया गया था वो कौन सा था? कालीबंगा। अब अमलानंद घोष ने इसको खोजा था 1952 में। फिर इस जगह पे जो उत्खनन किया था, वह किया था अपने BB लाल ने और BK थापर ने। उत्खनन करता कौन थे? BB लाल और BK थापर। उत्खनन करता BB लाल और BK थापर। BB लाल है ब्रजवासी लाल और BK थापर हो जाएगा बालकृष्ण थापर। इन्होंने 1962 से 1969 तक के समय में इस क्षेत्र में कालीबंगा के अंदर खुदाई की थी। अब एक बात महत्वपूर्ण आ जाती है, कई दफे पूछ भी लिया जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो ये जगह थी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियाँ। इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ गया कालीबंग। अब जो बंग शब्द है यह एक पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ। तो इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। ऐसे ही एक और इसी से जुड़ा हुआ एक स्थल और है पीलीबंगा, जहाँ पीले रंग की चूड़ियाँ हमें मिली थी। अब इसमें विशेषताओं में इसमें महत्वपूर्ण बात यह आती है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो अपने सुनियोजित नगर प्रबंधन के लिए जानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर बहुत विकसित नगर प्रबंधन की कार्यप्रणाली चलती थी। यहाँ जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। घर जो थे वो एक विशेष प्रकार से बनाए जाते थे। जो घरों से जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही
विकसित थी, जिसमें हर घर से एक नाली निकल रही है, वो फिर एक बड़ी नाली से जुड़ रही है, बड़ी नाली फिर शहर से बाहर अपना गंदा जल लेके जा रही है। और इस व्यवस्था को अच्छे से, या कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे, उस पर विशेष ध्यान देते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ये जो कालीबंगा स्थल था ये नगरीय सभ्यता का स्थल था, नगरीय सभ्यता का स्थल। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या हुआ? हम अगर देखें नगर और गांव, इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर हम किसी गांव के घर देखें या किसी शहर के घर देखें तो इन दोनों में हमें क्या है, कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे गांव के घर होते हैं वो ज़्यादातर कच्चे बने होते हैं, और जहाँ सड़कें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी कैसे भी निकली हुई रहती है। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में हमें क्या मिलते हैं, पक्के घर मिलते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से एक कॉलोनी बना के शहर को बसाया जाता है। अब इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है, जो गांव होते हैं वहाँ लोगों का जो काम होता है, लोगों का जो रोजगार होता है वो मुख्य रूप से खेती और खेती से जुड़ी हुई गतिविधियों में होता है। क्या होता है, गांव में ज़्यादातर लोग या तो किसानी करते हैं या किसानी से जुड़े हुए काम करते हैं। जबकि शहर में आपको कभी कोई खेत दिखा है? आप किसी भी शहर में रहते हैं तो पता चला आपके शहर के बीच में कहीं आपको कोई खेत दिखा हो? तो शहर के अंदर हमें कभी खेत नहीं मिलता। तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो खेती की जगह दूसरे उद्योगों में, ऑफिसेज में, ऐसी जगहों पे काम करते हैं। तो यह बात ध्यान रखनी है कि जो नगरीय सभ्यता है या जो नगर होता है, नगर का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर कृषि नहीं, दूसरी गतिविधियाँ, उद्योग है, ऑफिस के कार्य हैं, इन सब में लिप्त होते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि भारत की भी सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो आती है वो कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा। अब यहाँ पर जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ जो नगर प्रबंधन होता था वो बहुत ही सुनियोजित होता था। तो यहाँ पर जो सड़कें बनाई जाती थी किसी भी शहर के अंदर या पीलीबंगा के अंदर, जो हमें सड़कें मिली है वो सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटती है। कैसे काटती है एक दूसरे को? समकोण पे, मतलब दो सड़कों के बीच में जो कोण होगा वो है 90 डिग्री। अब इस विशेष प्रकार की सड़कों के पैटर्न को हम बोलते हैं चेस बोर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं? चेस बोर्ड पैटर्न, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये पीलीबंगा में जो हमें सड़कें मिलती है वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, और इसको हम नाम क्या देते हैं? चेस बोर्ड या ग्रिड पैटर्न। और दूसरा, यहाँ के जो घर होते थे जो इनमें इस प्रकार से बनाए जाते थे इन सड़कों के बीच में। अब घरों के अंदर एक खास बात ये होती थी कि घर का जो दरवाज़ा होता था वो सामने की तरफ नहीं, पीछे की तरफ होता था। जैसे ये सड़क है, ये सड़क, अब सड़क में यहाँ जो घर होगा, घर में हमारा जो दरवाज़ा होगा वो सामने की तरफ, सड़क की तरफ नहीं होगा बल्कि पीछे की तरफ होता। यह एक विशेष बात जो हमें यहाँ मिली है वो इसी जगह पे हमें मिली है। अब हो सकता होगा कि उस समय के लोग जो होते हैं वो सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सचेत रहते होंगे, तो इस हिसाब से अपने घर के दरवाजे जो होंगे वो घर के पीछे की तरफ बनाते थे। अब इसमें जो ये घर होते थे, अब घरों के अंदर शौचालय और की विशेष व्यवस्था की जाती थी, और शौचालय से गंदा पानी निकलने के लिए भी विशेष प्रकार की नाली की व्यवस्था की जाती थी, या जल निकासी का जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे यह अपने घर में साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ जो जल निकासी व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। हर घर से बाकायदा नाली निकलती थी, वो नाली गली की नाली से मिलती थी, और यह नाली पूरा का पूरा गंदा जल जो है वो शहर से बाहर लेके जाती थी। अब इसमें क्या होता था कि यह स्थान ऐसा है जहाँ हमें लकड़ी की नालियाँ मिली है, लकड़ी की नालियाँ मिली है, और यह जो नालियाँ होती थी इन पे ढक्कन भी होते थे।
इन पे ढक्कन भी होते थे। और एक महत्वपूर्ण और बात है कि ये जो नालियाँ बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी, तो इनका अलग अलग स्थानों पे या कुछ दूरी के ऊपर एक मेन होल भी बनाया जाता था। मेन होल क्या होता है? आपने अभी शहरों में देखा होगा कि कई जगह जो बीच में सड़क के बीच में से सीवर लाइन जाती है, तो कई जगह पर एक गोल सा छेद छोड़ दिया जाता है। वो छेद इसलिए छोड़ा जाता है कि वहाँ पर क्या है कि सफाई करने के लिए, जो अंदर नाली के अंदर गंदा पानी बहता है, उसमें मिट्टी भर जाती है, उसमें प्लास्टिक का कचरा और आ जाता है, तो उस ढक्कन को खोल के हम वो कचरा, वो मिट्टी और बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी के लिए इन कालीबंगा में भी हमें ऐसी नालियाँ मिलती है जिनके बीच में मेन होल थे। अब एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी है कालीबंगा सभ्यता के साथ में, यहाँ पर हमें दोहरी खेती नीति के अवशेष मिले हैं। कैसे अवशेष? दोहरी खेती नीति के अवशेष। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एक ही खेत में दो फसलें ली जाती थी। एक फसल ले ली ऐसे, वहीं दूसरी फसल ले ली ऐसे। तो हमें कई जगह पे ऐसे अवशेष मिले हैं कि जहां ये गेहूं और जौ, इनकी खेती एक साथ करते थे। कई जगह ऐसा भी मिला है जहां चना और सरसों, इनकी खेती एक साथ की जाती थी। तो एक ही खेत में कुछ जो फसलें हैं वो इस प्रकार से बोई जाती थी और दूसरी फसल जो है वो इस प्रकार से बोई जाती थी। तो ऐसे अवशेष जो मिले हैं वो सिर्फ कालीबंगा स्थल पे मिले हैं। दोहरी खेती नीति या दो प्रकार से खेतों को यह जोतते थे। बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि यहाँ जो परिवार होते थे वो होते थे मातृ सत्तात्मक। परिवार होते थे मातृ सत्तात्मक। अब इसका क्या अर्थ हुआ? आज जो हमारे भारत के अंदर जो संस्कृति है वो क्या है? पितृ सत्तात्मक। मतलब घर में जो भी बड़ा निर्णय होता है वो कौन लेता है? पिता लेते हैं, दादा लेते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या होता है, घर का प्रधान जो होता था वो कौन होती थी? माता। अब इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो कैसे मिलता है? यहाँ जो सिक्के हमें मिले हैं कालीबंगा से, हमें कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें एक तरफ एक देवी का चित्र है, एक तरफ एक देवी का चित्र है, जबकि दूसरी तरफ क्या है? एक जानवर का चित्र है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर घर में माता को बहुत महत्व दिया जाता था। मतलब यहाँ परिवार जो होते थे वो मातृ सत्तात्मक होते थे। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह आती है कि यह जो स्थान है कालीबंगा, यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है। अग्नि वेदिकाएँ, अग्नि वेदिकाएँ क्या हो जाएगा? हवन कुंड। मतलब यहाँ के लोग जो थे वो हवन या आग जला के पूजा करना जैसा कोई ना कोई कार्य करते थे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ये हवन कुंड मिले हैं इसके अंदर हमें कुछ टूटी हुई हड्डियाँ भी मिली है। टूटी हुई हड्डियाँ भी मिली है। मतलब इस जगह पे कहीं ना कहीं जब पूजा होती थी तो जानवरों की हो सकता है बलि भी दी जाती हो। तो इस स्थान पर क्या है? बलि प्रथा भी प्रचलित थी। बलि प्रथा भी प्रचलित थी। जो कालीबंगा है यहाँ पे हमें कुछ अग्नि वेदिकाएं या कुछ हवन कुंड मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पे लोग जो थे यह यज्ञ भी करते थे। अब जो यज्ञ कुंड हमें मिले हैं या हवन कुंड हमें मिले हैं उसके अंदर कुछ हड्डियाँ के टुकड़े हमें मिले। तो ये हड्डियों के जो टुकड़े मिले हैं हमें ये बताते हैं कि इस स्थान पर कहीं ना कहीं बलि प्रथा जो थी वो बहुत प्रचलित थी। अब इसमें एक और विशेष बात यहाँ पर मिलती है कि यहाँ हमें एक ऐसी खोपड़ी मिली है, एक बच्चे की ऐसी खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद है। जिसके अंदर कितने छेद है? 6 छेद। तो कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से।
अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमें सील या मोहरें मिली है वो क्या है, एक विशेष प्रकार बेलनाकार मोहरें हैं। मोहरें जो होती थी वो बेलनाकार मोहरें होती थी और उन पर कुछ संदेश लिखा रहता था। अब ऐसी जो मोहरें हैं हमें मेसोपोटामिया सभ्यता से भी मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है यह इराक में स्थित थी। प्राचीन काल में यह भी सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे एक इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच की एक सभ्यता थी। अब इसका मतलब यह है कि कालीबंगा जो स्थान था यहाँ से विदेशियों से व्यापार भी होता था। क्या होता था, विदेशियों से व्यापार भी होता था, क्योंकि व्यापार जो होता है उसमें कुछ ना कुछ देन लेन होता है। तो यह जो बेलनाकार मोहरें हमें मिली है कहीं ना कहीं ये बताता है कि कालीबंगा स्थल का विदेशियों से भी कोई व्यापारिक संबंध रहा होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो घर हमें मिले हैं वो कच्ची ईंटों से बनाए हुए घर मिले हैं, जबकि अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल है वहाँ पक्की हुई ईंटों आग में ईंटों को पका के फिर घर बनाए जाते हैं। जबकि यह जो कालीबंगा स्थल था यहाँ पर घर किस प्रकार के होते थे, कच्ची ईंटों के। इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, दीनहीन सभ्यता। इसलिए हम इस सभ्यता को क्या कहते हैं, दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इन मकानों में दरार भी हमें मिली है। कई जगहों पे मकान में दरार भी हमें मिलती है, जो ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं कालीबंगा सभ्यता का जो अंत हुआ था वो भूकंप से हुआ था। तो दोस्तों यह जो कालीबंगा सभ्यता थी इसकी प्रमुख बातें आपको अच्छा से समझ आई। महत्वपूर्ण है कि यह किस स्थान पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब इसके खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर। इसके बाद इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमने देखी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कही जाती है, और यहाँ से कुछ अग्निवेदिकाएं मिली है। यहाँ जो घर होते थे, जो यहाँ पर जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, और यहाँ जल निकासी की जो व्यवस्था थी बहुत ही विकसित थी। यहाँ जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे, और यहाँ पर हमें एक खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। इसका जो अंत हुआ था वो भूकंप की वजह से हुआ था, क्योंकि यहाँ जो घर मिले हैं उसमें दरारें मिली है। अब इसके साथ में जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल है जो हमें ध्यान रखने हैं, कालीबंगा से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण स्थल और है, वो है सौंथी। सौंथी जो है इसको कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है, कालीबंगा प्रथम नाम से। इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने ही की थी। उन्होंने ये बताया था कि कालीबंगा की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, सौंथी से। इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कालीबंगा प्रथम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सौंथी जो स्थल था, यहाँ जो विकास हुआ वो विकास फिर किस में बदला है, कालीबंगा। तो ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल क्या है, सौंथी। अब इससे जुड़ी हुई एक प्रमुख स्थल जो है बीकानेर में वो है पूगल और सावणिया। यह जो 2 स्थान हैं यहाँ भी हमें क्या है, कालीबंगा के कुछ अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण स्थल आ जाता है पीलीबंगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि पीलीबंगा भी कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। और इसके बाद तीसरा स्थान यहाँ आ जाता है रंग महल। रंग महल भी किस जगह पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि रंग महल में हमें एक गुरु शिष्य की मृण मूर्ति मिली है।
एक गुरु शिष्य की मृण मूर्ति मिली है, मतलब एक गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना कालीबंगा सभ्यता जो है पूरा होता है। इसका स्थान हमने देखा, इसकी नदी किस नदी के किनारे ये स्थित है वो देखा, इसके उत्खननकर्ता खोजकर्ता हमने देखे, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। इसके बाद इससे जुड़ी हुई प्रमुख स्थल सौंथी, पीलीबंगा, रंग महल, ये हमने देखा। तो इसी के साथ में कांस्य युगीन सभ्यता होती है अपनी पूरी। अब अपन आते हैं अगली ताम्र युगीन सभ्यता पे। ताम्र युगीन सभ्यता में जैसे पहले हमने बात की थी कि जो महत्वपूर्ण दो स्थल है वो है आहड़ और गणेश्वर। तो पहले हम लेंगे आहड़। आहड़ सभ्यता जो है, यह आहड़ है, आहड़ एक नदी का भी नाम है जो बनास नदी की एक सहायक नदी है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि आहड़ स्थित कहाँ पर। इसका स्थान है उदयपुर जिला, उदयपुर के अंदर ही यह स्थित है। अब इसको एक नदी या अब यह जो है एक नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम क्या है, आहड़ी, और इसको बेड़च भी जाना जाता है। इस आहड़ सभ्यता को हम बनास सभ्यता भी कहते हैं, बनास। अब ये जो बनास नदी है उसकी सहायक नदी है बेड़च। उसकी सहायक नदी कौन सी है, बेड़च। इसमें महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि आहड़ नदी जो है उदयपुर में स्थित गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और वहां से यह उदयपुर होते हुए जाती है उदयसागर झील में। जब उदयसागर झील से जब निकलती है तो यह क्या कहलाती है, बेड़च नदी। और ये बेड़च नदी बनास नदी में जाके मिलती है बीगोद नामक स्थल पे। वहाँ बीगोद में यह एक त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम, जहाँ तीन नदियाँ आके मिलती है, एक तो बेड़च, एक बनास, तीसरी मेनाल। तो ये तो बात हुई इस नदी के बारे में। तो कभी सवाल ये पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता, तो कंफ्यूज नहीं होना। चाहे बेड़च सभ्यता भी शब्द आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये बताया। आहड़ हो चाहे बेड़च हो चाहे बनास हो, तीनों एक ही सभ्यता को बता रहे। अब इसका जो खोज की गई थी, इसके खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास। इसके खोजकर्ता कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। और इसके उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, हसमुख सांकलिया या HD सांकलिया। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि आहड़ सभ्यता के जो उपनाम आते हैं, सबसे पहला उपनाम इसको क्या बोला जाता है, ताम्रवती नगरी। अब ये इसका जो नाम पड़ा है ताम्रवती नगरी इसलिए पड़ा है कि इस स्थान से हमें बहुत अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है कि इस स्थान पर बहुत अधिक यहाँ तक कि ऐसा भी पाया गया है कि इस स्थान पर तांबे गलाने की एक भट्टी मिली है, जो हमें यह बताता है कि इस स्थान पर तांबे का उद्योग बहुत विकसित अवस्था में था। तो इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, ताम्रवती नगरी। अब इसको स्थानीय लोग इसको धूलकोट बोलते हैं। स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं, धूलकोट। और इसका प्राचीन काल में नाम था आघाटपुर। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, आघाटपुर। तो ये ध्यान रखना है इसके उपनाम। एक तो ताम्रवती नगरी, क्यों, क्योंकि यहाँ तांबे के बहुत अधिक मात्रा में उपकरण पाए गए। स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं, धूलकोट। और प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, आघाटपुर। अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ क्या है कि तांबे का उद्योग जो था वो बहुत विकसित था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तांबे की भट्टी, तांबे गलाने की एक भट्टी मिली है। अब यहाँ महत्वपूर्ण एक बात यहाँ आती है कि यहाँ 6 चूल्हों का समूह मिला है।
एक घर के अंदर 6 चूल्हों का समूह मिलता है, जो यह बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो होते थे संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। हमारे जो घर होते हैं, हमारा एक परिवार साथ रहता है जिसमें हमारे माता पिता, बच्चे और माता पिता साथ रहते हैं, तो उन घर में एक चूल्हे से काम चल जाता है। लेकिन ऐसा घर जहाँ 6 चूल्हे होंगे तो लोग भी ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, चूल्हों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा खाना बनेगा तो ज़्यादा चूल्हों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा स्थान जहाँ से 6 चूल्हों का समूह मिला है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस स्थान से हमें काले और लाल रंग के मृद भांड मिले, काले और लाल रंग के मृद भांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। अब यहाँ के लोग जो होते थे, यह क्या है कि अपने अनाज को संग्रहित करते थे इन्हीं काले और लाल रंग के मृद भांडों में, जिन्हें बोला क्या जाता था, गोरे या कोठे। तो ये बात ध्यान रखनी है, गोरे या कोठे क्या होते हैं, तो गोरे या कोठे लाल और काले रंग के मृद भांड होते हैं, मिट्टी के बड़े पात्र, जिसमें क्या किया जाता था, अनाज। यहाँ के लोग अनाज को क्या है, इकट्ठा करके रखते थे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि यहाँ से हमें एक यूनानी सिक्का मिला है। क्या मिला है, एक यूनानी सिक्का मिला है, जिसके अंदर क्या है, एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। यूनानी देवता अपोलो, जो वहां के सूर्य देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह तो हुई आहड़ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हमने देखा कि आहड़ कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, इसमें इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके बाद इसके उत्खनन किसने किया, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब इससे जुड़े हुए स्थल, जो आहड़ सभ्यता से ही जुड़े हुए प्रमुख स्थल है, जिनके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, वो सबसे पहले यहां आता है गिलूंड। यह स्थित है राज संबंध में। दूसरा आता है बालाथल, जो उदयपुर जिले में ही स्थित है। और तीसरा आता है ओझणिया, जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब ये जो ओझियाना जो है, ओझियाना में एक बात ध्यान रखनी, यहां हमें गाय की एक मृद मूर्ति मिली है, गाय की एक मिट्टी की मूर्ति हमें मिली है। तो यह महत्वपूर्ण है ओझियाना में। तो यह आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए स्थल है। गिलूंड जो राजसमंद जिले में स्थित है, इसके बाद बालाथल जो उदयपुर जिले में स्थित है, तीसरा है ओझियाना जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने आहड़ सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता में पहली सभ्यता होती है पूरी। इसके बाद अपनी आती है गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन सभ्यता आती है गणेश्वर सभ्यता। अब सबसे पहले इसका स्थान, ये कहाँ स्थित है, नीम का थाना, सीकर जिले में स्थित है। नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। अब ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ध्यान रखना है कि कांतली नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सी आती है, कांतली। अब ये बात ध्यान रखनी है कि गणेश्वर जो स्थल है, यह कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ही स्थित है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों कौन है, रतनचंद्र अग्रवाल है। तो हमें याद रखने के लिए थोड़ा कम फैक्ट रहेगा कि इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है, रतनचंद्र अग्रवाल ही है, RC अग्रवाल। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि यह जो है एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है ये,
एक ग्रामीण सभ्यता है। हमने पहले देखा था कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। फिर हमने पढ़ा अभी अपनी आहड़ सभ्यता, जो भी क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यह भी एक ग्रामीण सभ्यता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि यह गणेश्वर जो स्थान है यहाँ पर हमें सबसे अधिक मात्रा में और सबसे प्राचीन तांबे के अवशेष हमें मिले हैं। सबसे प्राचीन तांबे के अवशेष मिले, इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है यहाँ से हमें तांबे के सबसे अधिक मात्रा में उपकरण और सबसे प्राचीन उपकरण हमें यहाँ से मिले हैं। ताम्र युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल। अब यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यह स्थित कहाँ पर है? सीकर में। अब हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर तांबे के सबसे अधिक भंडार जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में कहाँ? खेतड़ी में। तो खेतड़ी जो स्थान है वो किसके नज़दीक है? सीकर के पास। तो इससे ये संभव हो सकता है कि उस समय यहाँ पर तांबे को बहुत अधिक मात्रा में लाया जाता था और उनसे उपकरण बनाए जाते थे। तो यह समझ में आता है बात है। ताम्र युगीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता। तो यहाँ पर ऐसे ही एक तांबे का तीर भी मिला है। तांबे का तीर भी मिला है। तो हो सकता है तांबा अधिक मात्रा में उपलब्ध था तो तांबे के लोग तीर भी बनाते हैं। साथ ही साथ एक मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। और एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो मकान मिलते हैं वो मकान बनते थे पत्थर के, और पत्थर का ही एक हमें यहाँ बांध भी मिला है। पत्थर के मकान और पत्थर का बांध। और एक और है महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी, गणेश्वर सभ्यता से जुड़ी हुई, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर को। गणेश्वर को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या है? पुरातत्व, पुरावशेष मिले। तो दोस्तों इसी के साथ में अपनी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ आज का लेक्चर होता है पूरा। इसकी शुरुआत हमने की थी कि कैसे मानव ने अपनी विकास यात्रा शुरू की थी, कैसे उसने पत्थरों का उपयोग किया था, कैसे उसने फिर धातुओं का उपयोग किया और उन धातुओं पर आधारित जो अलग अलग सभ्यताएं थी। अब दोस्तों इसमें बैराट सभ्यता है जो बची है, जो हम अगले वाले लेक्चर में पूरी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।